नमस्कार दोस्तों। आज नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं फ्री में ऑफ कोर्स। इसमें मैंने सभी नोट्स बनाए हैं, आवेश तथा स्थिर विद्युती के सभी ए टू जेड जितनी भी बातें लगभग मैंने सभी इसमें लिखी हैं। आई होप कि आपको इस नोट्स को पढ़ने के बाद कोई ऐसी बात शेष नहीं रह जाएगी जिसे आपको दोबारा पढ़ना पड़े या समझना भी पड़े। बहुत अच्छे से मैंने ये नोट्स कवर किए हैं, तो आई होप आप ये वीडियो पूरी देखें। और कहीं कुछ क्वेश्चन आता है या आपको लगता है ये बात रह गई या ये बात गलत है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चैप्टर है हमारा आवेश तथा स्थिर विद्युतिकी। सबसे पहले आवेश की खोज किसने किया? आवेश की खोज गाइस थेल्स एक ग्रीक दार्शनिक था, ग्रीक देश का था। उन्होंने आवेश की खोज की। उन्होंने देखा कि जब किसी एम्बर की छड़ या उर्वा नामक एक छड़ को किसी पदार्थ या रेशम के टुकड़े पर रगड़ा जाता है तो वह कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये आप इतनी नॉलेज तो रखती होंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का खेल है, आप ये जानते होंगे। पर मेन बात ये जो टेक्निकल हेल्पर में ये पूछी भी गई थी शिफ्ट फर्स्ट में, अगर एक कांच की छड़ व रेशम की कपड़े के टुकड़े को एक साथ रगड़ा तो कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन को रेशम के कपड़े में हस्तांतरित करती है, जिससे कांच की छड़ धनावेशित व रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। तो ये ध्यान रखना कि रगड़ने से पहले छड़ इलेक्ट्रॉन से आवेशित रहेगी और कपड़ा प्रोटॉन से, और रगड़ने के बाद कपड़ा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और छड़ पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, जैसा लिखा हुआ है। और उर्वा एम्बर कहते हैं जिसे ग्रीक भाषा में। और इलेक्ट्रॉन शब्द की उत्पत्ति भी लगभग इसी से हुई है। ग्रीक में से इलेक्ट्रॉन कहते थे और लैटिन भाषा में इलेक्ट्रम कहते हैं, ELECTRUM। इन शब्दों से ही इलेक्ट्रॉन और फिर इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युत आवेश और इलेक्ट्रिक विद्युत शब्द। देखिए आवेश के नाम और उनके प्रकार। सबसे पहले आई थिंक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसे दो भागों में बांटा था, एक धनावेश और ऋणावेश में, यानी कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। उन्होंने ये दिया होगा कि समान प्रकार के आवेश में प्रतिकर्षण और असमान प्रकार के आवेश में आकर्षण होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी चुंबक का N और S काम करता है। अगर ऑपोजिट पोल होंगे तो अट्रैक्ट होंगे और सेम पोल होंगे तो उनमें रिपल्शन होगा। और इसी से प्रेरित यानी किसी टॉपिक के ऊपर एक आकाशीय बिजली भी पढ़ लेते हैं। आकाशीय बिजली भी आवेश से ही संबंधित है, इसलिए इसे पढ़ना भी जरूरी है। इससे भी कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। इससे आकाशीय बिजली सुरक्षा आपको पता ही है, तड़ित चालक लाइटनिंग अरेस्टेड से की जाती है और इसका आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, इसे नोट कर लेना। उन्होंने 1752 में काइट एक्सपेरिमेंट किया था, इसके बारे में आप पढ़ लेना। पर मेन बात ये, उन्होंने 1752 में काइट एक्सपेरिमेंट किया था जिससे आकाशीय बिजली का उन्होंने इस पे खोज की होगी। कारण यह दो असमान प्रकार के आवेश के टकराने के कारण उत्पन्न होती है। इनकी ये तो मैंने वैसे ही लिखी है। लाइटनिंग इनकी वोल्टेज और धारा बहुत उच्च रहती है। आकाशीय बिजली की अवधि कुछ माइक्रोसेकंड के लिए होती है और ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, यहाँ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का डिस्चार्ज होता है। बिजली की गति एक इम्पोर्टेंट है जो हर बार मेन एग्जाम में पूछा जाता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या मील में कहें तो 1.86 × 10⁵ मील प्रति सेकंड इसकी गति होती है। ये कुछ नोट है, आप इसे अच्छे से समझ लेना। आवृत्ति जितनी कम होगी बिजली का झटका उतना ही अधिक खतरनाक होगा। उदाहरण है, डीसी का करंट ज़्यादा खतरनाक होता है एसी की तुलना में। जब किसी खोखले गोले को चार्ज करते हैं तो सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पर जमा हो जाता है और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है, और जब फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल भी जीरो होगा। एक समविभव पृष्ठ पर सभी बिंदु समान विभव पर होते हैं। अगर मैं कहूँ कि अगर ये पेज पूरा पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके सभी कहीं पे भी आप वोल्टमीटर से वोल्टेज चेक करोगे तो हर जगह आपको एक समान ही वोल्टेज मिलेगी। परंतु जब आप किसी गेंद जैसे एक पिंड के ऊपर वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर वोल्टेज आपको जीरो मिलेगी और उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो सभी आपको आउटर फेस पर ही दिखेगा, अंदर कोई विभव नहीं होगा। तो नेक्स्ट करते हैं आवेश की उत्पत्ति।
आवेश की उत्पत्ति मैंने तो 3 प्रकार से लिखे हैं। घर्षण द्वारा आवेश उत्पन्न होता है, चालन द्वारा होता है और एक प्रेरण द्वारा होता है। घर्षण द्वारा देख लो कैसे होता है। यह एक स्थिर विद्युत की प्रक्रिया है। इस विधि में जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तब आवेश उत्पन्न होता है। उदाहरण वही है जब एम्बर की छड़ को किसी रेशम के टुकड़े पर रगड़ा जाता है तो छड़ पॉजिटिवली चार्ज होती है और कपड़ा ऋणात्मक चार्ज होता है। आवेश को उत्पत्ति चालन द्वारा भी कर सकते हैं। यह भी स्थिर विद्युतीय प्रक्रिया है जब दो वस्तुओं को आपस में स्पर्श कराकर आवेश का स्थानांतरण किया जाता है। उदाहरण बल्ब हीटर है या एक सामान्य पूर्ण परिपथ। इनमें आवेश चालन द्वारा ही उत्पन्न होता है। और एक है प्रेरण द्वारा। दो वस्तुओं को बिना स्पर्श कराए आवेश का स्थानांतरण करना। उदाहरण मोटर, जैसे मोटर में स्क्विरल केज रोटर होता है और ट्रांसफार्मर में भी आपको पता है म्यूचुअल इंडक्शन द्वारा उसमें ईएमएफ जनरेट होता है। इसी को प्रेरण द्वारा आवेश की उत्पत्ति कहते हैं। और इसके बाद है आवेश के सामान्य गुण। आवेश एक संरक्षित राशि है। सुरक्षित राशि है यानी कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश एक योज्य राशि भी है। उदाहरण क्यूटी, जैसे कुल आवेश निकालना हो तो आवेश 1 को जोड़ेंगे, आवेश 2 में जोड़ेंगे, आवेश 3 को आपस में जोड़ेंगे। आप उदाहरण से देख ही सकते हैं। अगर +5 कूलाम आवेश है और इसे एक बार छोड़ दीजिए, और -3 कूलाम आवेश है तो 5 + -3 बराबर 2 कूलाम आवेश रह जाएगा, यानी कि जुड़ने वाली राशि भी होती है। आवेश का क्वांटीकरण थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ से। अभी ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना गाइस, समझना एक बार। परिभाषा। क्वांटीकरण का अर्थ है कि प्रकृति में आवेश हमेशा एक निश्चित मान के पूर्ण गुणज के रूप में ही पाया जाता है। यह न्यूनतम मान मूल आवेश चार्ज कहलाता है जो एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। और इससे आवेश से एक महत्वपूर्ण जो हमारा एक समीकरण आता है वो ये है, Q बराबर ±NE। यहाँ Q कुल आवेश है, N इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या और E है मूल आवेश। E का मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन का मान दिए हुए। N का मान कभी भी भिन्नात्मक नहीं हो सकता, जैसे 1.5 या 2.8 आदि नहीं हो सकता। यहाँ पे ये जो + चिन्ह है ये बताता है कि ये आवेश ऋणात्मक है या धनात्मक है। अगर यहाँ पे प्लस है तो आवेश धनात्मक होगा, अगर नेगेटिव है तो आवेश ऋणात्मक होगा। जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वस्तु पर धनावेश आता है। इनका ध्यान रखना गाइस, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वस्तु पर धनावेश आता है, जब इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो वस्तु पर ऋणावेश आता है। वही उदाहरण से ले सकते हैं आप, जैसे कांच की छड़ को उर्वा नामक कपड़े पर या रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है, ये बात वहीं से है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये देखिए एक कूलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो बहुत ज़रूरी है, आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेना है। आप हो सकते तो इसे नोट कर लेना। उदाहरण से आप अगर एक बार उदाहरण करोगे तो आप ये समझ जाओगे कि ये सूत्र है जो हमने लिखा है यहाँ पर, ये कैसे काम करता है जो दिया हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की मात्रा। इसका SI मात्रक कूलाम होता है और CGS मात्रक स्टेट कूलाम होता है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसे ESU भी कहते हैं। इसे ध्यान रखें। CGS मात्रक में आता है स्टेट कूलाम, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और SI मात्रक में आता है कूलाम। तो आपको पूछा जाएगा कि आवेश की SI मात्रक क्या है, तो उसका है कूलाम। CGS मात्रक पूछा जाए तो स्टेट कूलाम है। एक कूलाम का मान 3 × 10⁹ ESU, यानी कि 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9
इतने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होते हैं एक कूलाम मान में। एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक कूलाम में होते हैं। अगर हम कहें कि किसी तार से किसी परिपथ या किसी चीज़ में एक कूलाम आवेश उसमें निहित है तो संभवतः उसमें इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इसके जितने भी मान दिए हैं मैं आपको नीचे पीडीएफ में अप्लाई बता दूंगा, आप पीडीएफ एक बार चेक कर लेना और उसमें सभी मान देख लेना। फिर आता है कूलाम का नियम, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना आया हो, कूलाम से आवेश से जरूर आता है। कूलाम का नियम तो 1785 में है, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही लिखा है सामान्य जानकारी के लिए। ये नियम न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम इसके जैसे स्थिर विद्युत के प्रभाव में कार्य करता है। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं शायद, आई थिंक, आप चेक कर लेना। ये वैसे ही है जैसे न्यूटन ने एक नियम दिया था, वो न्यूटन का नियम पता नहीं है। परिभाषा देखिए आप, दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। आवेश के ये सूत्र बना कैसे, अब देखिए, आवेश के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि दो आवेश होंगे जैसे Q1 और Q2, इनके बीच में लगने वाला बल जो होगा वो इनके गुणनफल के समानुपाती होगा और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर ये दूरी एक बढ़ेगी यानी कि 1 मीटर बढ़ेगी तो इनके बीच का बल 2 गुना कम होगा। ठीक है, और इसके वजह से लिखें। अब एक है, इसमें के भी आता है, माध्यम होता है जिसे माध्यम कहते हैं के को। माध्यम पर भी निर्भर करता है कि वस्तु दो इलेक्ट्रॉन या दो कण कहाँ पर हैं, वो निर्वात में है, किसी पानी में है, तेल में है, किस जगह पे है, उस माध्यम पर भी निर्भर करती है। और महत्वपूर्ण बिंदु ये आप देख लेना अगर आपको समझ आता है, ये मैंने वैसे लिखे हैं। ये थोड़ा बहुत ज़्यादा मटेरियल है, मैं समझा नहीं पाऊँगा, और आप देख लेना, मैं इसकी पीडीएफ नीचे आपको भेज दूँगा, यानी नीचे कमेंट सेक्शन में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप एक बार चेक कर लेना। कूलाम की नियम की सीमाएं, इससे क्वेश्चन बना हुआ है गाइस 2025 में, आई थिंक, नहीं 2018 की शिफ्ट में या 22-23 की शिफ्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। कूलाम के नियम की सीमाएं हैं, ये केवल बिंदु आवेश के लिए लागू होता है, यानी कि ये कोई माध्यम है, यहाँ पे किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में ही ये नियम लागू होगा। 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर इसे लागू नहीं किया जा सकता। इसका आगे कारण आगे आएगा कि इससे कम दूरी पर लागू क्यों नहीं किया जा सकता। आई थिंक मैंने लिखा होगा शायद, फॉर बेटर यहाँ लिखा होगा, यह केवल बिंदु आवेश पर लागू होता है। ध्यान रखना, ये केवल बिंदु आवेश पर लागू होता है। कूलाम का नियम केवल तभी लागू होता है जब आवेश को बिंदु आवेश माना जा सके, यानी कि अगर किसी आवेश को आप बिंदु आवेश मानते हैं तो, ऐसे नहीं कि इस पूरे को ले लेंगे या इस पूरे को ले लेंगे, इनमें करेंगे, नहीं, बिंदु आवेश पर ही लागू होगा। कूलाम नियम केवल तभी लागू होता है जब आवेश बिंदु आवेश माना जाए। यदि आप गेंदों को आवेशित करते हैं और उन्हें एक दूसरे के पास रखते हैं तो कूलाम का नियम तभी पूरी तरह से सही होगा जब गेंदों के बीच की दूरी उनके व्यास से बहुत अधिक होगी। इसमें कहा है कि अगर दो गेंद हैं तो उन्हें एक दूसरे के पास रखते हैं, समीप रखते हैं, तो कूलाम का नियम तभी पूरी तरह से सही होगा जब गेंदों के बीच की दूरी, इनके ये जो बीच की दूरी है, इसे r मान लेते हैं, बीच की दूरी उनके व्यास से ज़्यादा होगी। यानी कि इनका व्यास अगर r1 है तो इसका व्यास r2 होना चाहिए, इनकी बीच की दूरी r2 होनी चाहिए, तभी ये पूरी तरह से कूलाम का नियम काम करेगा। दूरी बहुत, आकार छोटा, अगर r यानी कि डिस्टेंस गेंद के डायमीटर से बहुत कम है, बहुत बड़ा है तो कूलाम लॉ फुल एक्यूरेसी से काम करेगा। ये नोट में लिख लेना,
अगर समझ आए तो ठीक है, वरना लिख लेना, इससे क्वेश्चन आते नहीं हैं, पर एक दो क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा अगर एग्जामिनर सनकी हुआ तो। अगर उनके डिस्टेंस गेंद के डायमीटर से बहुत बड़ा है, यानी कि इनका ये जो डायमीटर है, इन डायमीटर और इनके बीच की दूरी से बहुत बड़ा है, तभी कूलाम का नियम फुल एक्यूरेसी से काम करेगा। अगर इनकी दूरी कम होती गई, जैसे ये गेंद अभी यहाँ पर होगी या यहाँ पर होगी, इसके मुकाबले इससे कम होगी, तो एक्यूरेसी तो काम करेगी पर थोड़ी कम काम करेगी। फिर आता है, यह केवल स्थिर आवेशों पर लागू होता है। यह केवल स्थिर आवेशों पर लागू होता है। यदि आवेश गति कर रहे हों तो विद्युत बल के साथ ही साथ चुंबकीय बल भी उत्पन्न करते हैं। ऐसी स्थिति में कुल बल की गणना करने के लिए लोरेंज बल के नियम का उपयोग किया जाता है, ना कि केवल कूलाम का नियम। इस फिर आते हैं नाभिकीय दूरी की सीमा स्पष्टीकरण। इसे छोड़िए। कूलाम का नियम बहुत कम दूरी के लिए लगभग 10⁻⁻15 मीटर से कम लागू नहीं होता। यहाँ से समझिए, अगर इनकी दूरी इसके मुकाबले बहुत कम होगी तब ये लागू नहीं होता है। आई थिंक कारण आगे लिखा है, हाँ ये रहा कारण आगे लिखा हुआ है, समझना आप। क्योंकि 10⁻15 मीटर की दूरी परमाणु के नाभिक के अंदर की दूरी होती है। इस दूरी पर प्रबल नाभिकीय बल, जो विद्युत बल से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है, प्रभावी हो जाता है और कूलाम के नियम को नगण्य कर देता है। लीजिए गॉस के नियम का अनुप्रयोग। इसका अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? गॉस का नियम कहाँ लागू होता है? बिंदु आवेश के लिए जैसे गोल सतह पर गॉस का नियम लागू कर सकते हैं। लाइन आवेश के लिए जैसे कि बेलनाकार सतह, वहाँ पे गॉस के नियम का अनुप्रयोग किया जा सकता है। अनंत शीट आवेश में, समतल सतह में और गोलाकार शेल में जब आवेश खोखले गोले पर स्थित हो, वहाँ पर गॉस के नियम का भी अनुप्रयोग किया जा सकता है। नोट्स देखिए, गॉस का नियम कूलाम के नियम की तरह ही स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र में कार्य करता है। गॉसियन पृष्ठ, यह वह काल्पनिक बंद पृष्ठ है जिसे हम आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए मानते हैं। ये उन्होंने अपने प्रयोग में लिया होगा, इसलिए इसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। बाकी मेन बात यही है, गॉस के नियम कूलाम के नियम की तरह ही स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र में कार्य करते हैं। फिर आता है गॉस के नियम से महत्वपूर्ण तथ्य या टर्म एंड कंडीशन आप कह सकते हैं। पहले देखिए भारी आवेश। यदि कोई आवेश पृष्ठ के बाहर स्थित है तो वह आवेश फ्लक्स की गणना में शामिल नहीं होता। फ्लक्स केवल अंदर के आवेश पर निर्भर करता है। यदि Q इन जीरो है, यदि बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश शून्य है, चाहे वह आवेशित हो या नहीं, तो उससे गुजरने वाला कुल विद्युतिक फ्लक्स भी शून्य होगा। साधारण सी बात है, जैसे गेंद को ले लीजिए, बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश शून्य है, उसमें कोई आवेश ही नहीं है, तो उससे गुजरने वाला कुल विद्युतिक फ्लक्स में कोई विद्युतिक फ्लक्स जनरेट नहीं होगा। गॉस का नियम वास्तव में कूलाम के नियम से ही व्युत्पन्न किया जा सकता है और यह विद्युत क्षेत्र की गणना करने का आसान तरीका है, खासकर सममितीय या सिमेट्रिक आवेश वितरण के लिए। इसका ध्यान रखना, खासकर सममितीय आवेश वितरण के लिए। फिर देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे इंटेंसिटी ई से डिनोट करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई, जहाँ पे भी ई आपको दिखे समझ लेना कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यह एक सदिश राशि है और बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है। इसमें जो बल की दिशा वही होती है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल की दिशा में ही काम करेगी। परिभाषा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह बताती है कि किसी आवेश के आसपास का क्षेत्र कितना मजबूत है। यानी कि आप अगर कोई कण ले लेते हैं जो आवेशित है, जैसे एक गेंद ले लीजिए, वो अभी पूरी तरह से चार्ज है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही बताएगी कि उसके आसपास का क्षेत्र कितना मजबूत होगा या उसकी विद्युतीय फ्लक्स कितना मजबूत होगा। परिभाषा, इकाई आवेश पर लगने वाला बल। जब आप किसी विद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश Q रखते हैं
इकाई आवेश पर लगने वाला बल, इसकी परिभाषा इतनी ही है, पर समझने के लिए आगे बहुत है। जब आप किसी विद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश रखते हैं तो उस पर एक बल लगता है। क्षेत्र की तीव्रता इसी बल और आवेश का अनुपात होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। फिर हम बात करते हैं पदार्थ टॉपिक की। इसमें पहले आता है अणु, परमाणु और आगे और भी आएंगे। ध्यान से देखिए और समझिए, आपको अगली बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। अणु पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है, अणु कहलाता है। उदाहरण H2O या O2। परमाणु क्या होता है? अणु का वह छोटे से छोटा कण जो केवल रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रहता। उदाहरण, अगर इन्हीं को और छोटे टुकड़ों में इन्हीं को तोड़ें तो हाइड्रोजन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, लेकिन इसका एक अपवाद भी है। अक्रिय गैसें, नोबल गैसेस जैसे हीलियम परमाणु रूप में भी स्वतंत्र रह सकती है। इसका ध्यान रखना, अक्रिय गैसें इस परमाणु का अपवाद है, परमाणु की परिभाषा का विरोध करती हैं। परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना एक नाभिक और उसकी बाहरी कक्षाओं से मिलकर बनी होती है। नाभिक यानी कि परमाणु के बीच का भाग। इसकी खोज एर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में की थी। नाभिक का व्यास बहुत छोटा होता है, लगभग 10⁻15 मीटर। अगर यहाँ पे कूलाम के नियम की बात आती है, अगर दूरी इससे और कम होती तो वो प्रोटॉन आपस में बहुत पास आ जाते, जहाँ पर कूलाम का नियम सही से काम नहीं कर पाता। यही वो कारण है कि कूलाम का नियम इससे कम दूरी पर काम नहीं करेगा। दूरी क्या होनी चाहिए? 10⁻15 मीटर से अधिक ही होनी चाहिए। सेंटीमीटर में करें तो -13 सेंटीमीटर। नाभिक में दो मुख्य कण होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन की खोज, इनकी खोज आवेश और द्रव्यमान का ध्यान रखना। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। सन आपको देख लीजिएगा, अगर आपको लगे कि आप ये याद कर सकते हैं तो आप इसे एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता। द्रव्यमान 1.676 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। और परमाणु का व्यास ये है, आप देख लेना। ये नाभिक का व्यास होता है, ठीक है, और ये है परमाणु का व्यास। फिर देखते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन P से लिखते हैं, ये धनात्मक आवेशित होती है। इसकी खोज गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने की थी। नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। आवेश इसमें धनावेश होता है, +1.6 × 10⁻19 कूलाम, ये हमने पीछे देखा था। द्रव्यमान 1.672 × 10⁻27 किलोग्राम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर लगभग सेम ही द्रव्यमान होता है। अगर हम देखें तो लगभग सेम ही है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे एक ही, मतलब एक जैसा ही द्रव्यमान होता है। आवेश एक जैसा नहीं होता है, इसमें प्रोटॉन आवेशित होते हैं और न्यूट्रॉन आवेशित नहीं होते। ये तो ये हुई नाभिक की बात, जिसमें प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। न्यूट्रॉन आवेश रहित होते हैं, प्रोटॉन आवेशित होते हैं, धनात्मक आवेशित। इसमें मुख्य बस यही है, प्रोटॉन का द्रव्यमान याद रखने वाली बात। द्रव्यमान 1.672 × 10⁻27 किलोग्राम। बाहरी कक्षा, अब इसके प्रोटॉन की बाहरी कक्षाएं देखेंगे। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथों या वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में बनाए रखने के लिए आवश्यक बल नाभिकीय केंद्रीय बल होता है। यहाँ से देखिए आप, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करेंगे इसकी।
अभी ऐसा क्या है, जो इन इलेक्ट्रॉनों को प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या नाभिक अपने पास रखता है तो वो यही आता है, ये बात यहाँ पे आती है। इन इलेक्ट्रॉनों को कक्षा में बनाए रखने के लिए आवश्यक बल नाभिकीय केंद्रीय बल होता है, जो प्रोटॉन और कह सकते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलता है। न्यूक्लियर सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के बीच के विद्युतीय आकर्षण बल से उत्पन्न होता है। ये चीज़ ध्यान रखना आप, ये हो सके तो आप नोट कर लेना या याद रख लेना। कौन सा बल होता है जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करके रखता है? वो होता है न्यूक्लियर सेंट्रीपिटल फोर्स, जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच के विद्युत आकर्षण बल से उत्पन्न होता है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। आवेश आपको पता है, आप सबका प्यारा इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। आवेश मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ऋणात्मक में यहाँ पे मैं चिन्ह लगाना भूल गया। आवेश प्रोटॉन में भी इतना होगा और इलेक्ट्रॉन में भी सेम होगा, बस फर्क होगा तो इनमें आवेश का, आवेश धनावेश होगा या ऋणावेश। इसका द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है, या AMU में कहें तो 0.00054 AMU इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1845 या कहीं आपको 1840 भी देखने को मिलेगा होता है। सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन होता है। एक AMU बराबर 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम इसका मास होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। ये बात आपको पीरियोडिक टेबल समझने में काम आएगी। जहाँ से आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात है तो आप प्रोटॉन की संख्या देख सकते हो, प्रोटॉन की संख्या ज्ञात है तो आप इलेक्ट्रॉन की संख्या देख सकते हो। और अभी कुछ चीज़ें और हैं, 1-2 पेजेस हैं। परमाणु संख्या, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को उसके परमाणु संख्या Z कहते हैं। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को उसकी परमाणु संख्या कहते हैं, यानी कि जितनी प्रोटॉन की संख्या होगी वो उसकी परमाणु संख्या भी होगी। परमाणु संख्या को Z से लिखते हैं। परमाणु द्रव्यमान, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या, यानी कि नाभिक में मौजूद P और N की कुल संख्या उसका परमाणु का द्रव्यमान होगी। और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्भर नहीं करेगी, तो उसका ध्यान रखना। परमाणु भार, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। संभवतः इलेक्ट्रॉन बिल्कुल हल्का कण है तो उसका इतना भार नहीं होगा जितना भार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होगा, तो आप इसे इस बात से भी ध्यान रख सकते हैं। अभी एक उदासीनता प्रश्न है, आप इसे एक बार समझिए। परमाणु द्वितीय रूप से उदासीन क्यों होते हैं? क्योंकि एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, यानी कि ऋणावेश और धनावेश दोनों बराबर होंगे तो वहां पर उदासीनता की स्थिति उत्पन्न होगी। इलेक्ट्रॉन का वितरण आपको पता है 2n², ये इसका फॉर्मूला, इससे ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ पर n कक्षा की संख्या होगी और मुख्यतः KL MN ये 4 कक्षाएं होती हैं, 2, 8, 18 और 32। पहली कक्षा K होती है, दूसरी L, तीसरी M और चौथी N होती है, 2, 8, 18 और 19। ये महत्वपूर्ण है। और सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक्स में जब आप पढ़ेंगे तो चालक के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 5, 6, 7 होते हैं। कुचालक में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अर्धचालक की बाहरी कक्षा में 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे यानी कि आप ऐसे समझिए कि जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे केवल बाहरी कक्षा में, तो वो अर्धचालक की तरह व्यवहार करेगी। 8 वाली कुचालक की तरह व्यवहार करेगी। इसे समझेंगे आगे जब बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो तत्व समझिए, समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। इसे किसी भी रासायनिक क्रिया के द्वारा और छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता।
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, इन्हें आप और छोटा विभाजित नहीं कर सकते। ये तत्व है, एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल में इन्हीं का ही जिक्र होता है तत्व का। यौगिक, अलग अलग परमाणु के निश्चित अनुपात से मिलने वाले पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। पानी, जैसे पानी हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये वोल्टेज है, V से डिनोट करते हैं। विद्युत, किसी भी विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत विभव किसी भी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु की विद्युत ऊर्जा स्थिति को दर्शाता है। विद्युत विभव V बराबर W/Q। W किया गया कार्य होता है जूल में और Q आवेश होता है कूलाम में। ये कुछ सूत्र हैं, आप इन्हें याद करते रहिए, अन्यथा लिखते रहिए साथ साथ में। विद्युत विभव अदिश राशि है, यानी इसकी कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखिए। सूत्र होता है Q बराबर IT, V बराबर W/IT। जैसे Q आ गया तो Q IT होता है, तो Q की जगह IT आ गया। ये कुछ सूत्र हैं। और 1 वोल्ट 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है, यानी कि 1 सेकंड में अगर 1 जूल कार्य हो रहा है तो वहाँ पे विभव 1 वोल्ट होगा। पोटेंशियल डिफरेंशियल देख लीजिए, लास्ट पेज है। यह दो अलग अलग बिंदुओं के विभव को दर्शाता है। यही वो शक्ति है जो आवेशों को गतिमान करती है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विभवांतर की परिभाषा देख लीजिए। विभवांतर विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धनावेश को ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। यह एक तरह के विद्युत दाब है जो आवेशों को उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धकेलता है। पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे इसकी एक पूरी लाइन होती है, VA VB, इससे आप समझ लेना। विद्युत धारा, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। यानी कि आवेश कितनी मात्रा में प्रवाहित होता है, इसको मापने की इकाई तो एम्पियर है, नाम विद्युत धारा है। जब किसी चालक में आवेश एक निश्चित समय में प्रवाहित होते हैं तो इसे विद्युत धारा कहते हैं। इसे मापने का सूत्र Q/T है। आवेश कितने समय में प्रवाहित होता है वो विद्युत धारा कहलाती है। इसको मापने में काम आता है। ऐसा ही मात्रक एम्पियर। धारा का मापन एमीटर द्वारा किया जाता है, सीरीज में लगता है। ये मेन पॉइंट है, मेन चीज़ है। सदिश राशियाँ कौन सी होती है? विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों सदिश राशियाँ हैं। बाकी लगभग जितनी पढ़ी हमने इसमें अदिश राशियाँ, आवेश, विद्युत फ्लक्स, विद्युत विभव, विभवांतर, विद्युत धारा, प्रतिरोध, विद्युत शक्ति आदि सभी अदिश राशियाँ हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है। आवेश की विद्युत क्षेत्र प्रबलता दूरी के वर्ग के साथ घटती है। ये कूलाम के नियम से ही संबंधित है, आप इसे ध्यान रखिएगा। और ये कुछ राशियों और उनके मापक उपकरण हैं। आवेश को इलेक्ट्रोस्कोप या इलेक्ट्रोमीटर से मापते हैं। विद्युत बल को टॉर्सन बैलेंस द्वारा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इलेक्ट्रोमीटर द्वारा, और विद्युत फ्लक्स को इलेक्ट्रोमीटर द्वारा। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। विद्युत विभव को वोल्टमीटर द्वारा और विभवांतर को वोल्टमीटर द्वारा, विद्युत धारा को एमीटर द्वारा, और कार्य जो कि जूल में मापते हैं एनर्जी मीटर द्वारा मापा जाता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैंने कभी इस तरह नहीं पढ़ाया तो बहुत है, पर जैसे LKG के बच्चों को या उन्हें, पर कभी इस तरह नहीं पढ़ाया। तो अगर आपको कोई कमी लगती है या मेरे बोलने के तरीके में, समझाने के तरीके में कि मैं थोड़ा और अच्छा भी समझा सकता हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में छोड़ना। अगर आपको चाहिए कि इसके नोट्स चाहिए तो मैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा, वहाँ से आप इसे देख लेना। और 7-8 तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। और बताना कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए, हम सभी मिलके साथ में पढ़ेंगे। और मेरे साथ पढ़ने का आपको ये एक फ़ायदा ये होगा कि आप
मैं पढ़ाऊँगा, आपको कहीं कमी लगे तो आप बताएंगे तो आपको भी याद होगा, और साथ में मेरा थोड़ा कंटेंट साफ होगा, मैं वीडियोस और अच्छे से बना पाऊँगा। बाकी आप सभी समझदार हैं तो प्लीज़ अपने छोटे भाई को सपोर्ट कीजिएगा। मैं अभी तक नया हूँ, मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता। मिलते हैं आप अगली वीडियो में। थैंक यू।